Watch. Come on. What will be the answer for this? Hello? Guys, come on. कोप अप करो, थोड़ा धीरे धीरे पुश करो अपने आप को स्पीड के लिए, है ना. At the same time, you have to push yourself to maintain the speed. So what should be the answer for this question? Come on. And पीयूष थोड़ी सी गड़बड़ करी थी तुमने. मैंने तुमको मेल डाला था, है ना. Yes, sir. मे बी रश थ्रू कर गए, दैट्स व्हाई. बट एनीवे इट वाज अ वेरी करेक्ट अप्रोच, है ना. क्वाइट इजी. बोलो, बाकी लोग ने किया नहीं किया. दिशान, महक, मयंक, हाय मिसबा, पंकज, सलोनी, श्रवण, श्वेता, तनेश. तुम लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दो. 1-1.5 मिनट इतने सड़े से क्वेश्चन में ही वेस्ट कर रहे हो. चलो फिर करो जल्दी से इसको. क्या इशू आ रहा है इसमें? तान्या, कम ऑन, बी क्विक. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बी क्विक. श्वेता, अच्छा कौन कौन लास्ट क्लास में नहीं था? इट माइट पॉसिबल दैट यू आर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, तो इसको नहीं कर पाओ, ऐसा भी पॉसिबल है. बताओ क्या होगा इसका आंसर. क्या होगा इसका आंसर? किसी से नहीं हो रहा. यार बताओ यार, हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं तो मैं कराऊं. इसे शांत आप मत करा रहो. दीजिए। मैं करा दूं. पीयूष कैसे होगा ये? Sir, cube root 2 is to 1 is to cube root 2. सही है. क्यूब 2 आना चाहिए. 2 शुड बी इन न्यूमरेटर, नॉट इन डिनोमिनेटर, आई थिंक. कैसे करेंगे? कम ऑन यार, क्वेश्चन क्या था? अच्छा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? हम्म यार ऐसे शांत रहोगे तो हो चुकी पढ़ाई. See what the question is saying. The electric field due to a short dipole at a distance r on the axial line from its midpoint is same as that of electric field at a distance r dash on the equatorial line at the midpoint. Quite easy. क्या दिक्कत है इसमें? दोनों न्यूमेरिकल याद हैं जो लास्ट क्लास में करे थे. सॉरी, दोनों फॉर्मुले याद हैं लास्ट क्लास में करे थे. Yes, sir. देखो फिर क्यों इसमें क्यों फिर इशू आ रहा है तुम लोग को इतना भाई? सर आ गया 30. टू ही नहीं आएगा, गलत आ रहा है. मेहनत करके निकाल रहे हो, उसमें भी 2 ही कर रहे हो तुम लोग. हम्म भैया बोलोगे क्या? नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या शुरुआत भी नहीं हो रही, कुछ तो हो रहा होगा.
सबको न्यूमेरिकल दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नहीं कराता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया सबको? दैट देयर इज अ डाइपोल, है ना? तुम्हें पता है डाइपोल कैसा दिखता है? देखो वो लोग कोप अप करना जो नहीं थे लास्ट क्लास में, बाकियों का तो इशू नहीं है ज्यादा। क्या तुम लोग जल्दी जल्दी करो, ये तो है ना। तो कह रहा है कि यहाँ से एक्सियल पॉइंट पे लेट्स से r डिस्टेंस पे अपन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, उसकी कुछ तो वैल्यू आई है E। कह रहा है एग्जैक्ट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिली है जब हम r डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ से, इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ यहाँ से जब r डिस्टेंस पे है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, r डैश पे, सॉरी यहाँ से कह रहा है r डैश पे, है ना, r डैश पे। तो अब बस क्या करना है, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पता है? क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक्सियल पॉइंट पे 2 kp/r³। एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, पहले देखो एक्सियल पॉइंट का लिख रहे हैं, ठीक है। ई एक्सियल क्या होता है, 2 kp/r³। दिस नीड्स टू बी इक्वल टू व्हाट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, k p/r डैश का क्यूब। आया नहीं आया समझ में? दीज टू आर इक्वल। सो इफ यू विल सॉल्व इट आउट फर्दर क्या होगा, 2 kp कैंसिल इट आउट, 2 रहेगा, एक मिनट, kp एंड kp विल कैंसिल आउट। क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे r डैश का होल क्यूब, नहीं r/r डैश का क्यूब पूछ रहा है क्वेश्चन। सो r³ r डैश क्यूब क्या आ जाएगा, देखो इट विल बी नथिंग बट 2। यस और नो? इफ यू विल जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस, क्या आएगा, √2। आया समझ में? नहीं आया तुम लोग समझ में? बोलो। आ गया सर, आ गया। तो ये हो क्यों नहीं रहा था अभी, ये बताओ सब लोग प्लीज, बोलो कलेक्टिवली, यू हैव टू टेल मी दैट व्हाई यू आर अनएबल टू सॉल्व दिस। जिनसे हो गया फाइन, इक्वेटोरियल अच्छी बात है। क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी सर। क्या दिक्कत क्या हो रही थी, मैं ये बता भाई। जब तक तुम लोग दिक्कत नहीं बताओगे प्रिसाइजली, मैं कैसे वो दिक्कत इक्वेटोरियल दूर करूंगा? इक्वेशन में सर, क्यों दिक्कत इक्वेटोरियल हो रही थी इक्वेशन में इक्वेटोरियल सर, इक्वेशन मैं में? माइनस केपी ले रहा था। सर हाँ सर मुझे कुछ बोलना था। संध्या, मैंने मैसेज पढ़ लिया एक्चुअली। करते हैं इसके रिगार्डिंग बात, ठीक है। ओके सर। अब मेरी बात तुम लोग सब सुनो, देखो जितने भी लोग हो, सिंसियरली, अगर इस बैच में एक्टिव नहीं रहोगे तो बहुत बच्चे हैं कैटलिस्ट में जिनको आना है फोटोन, ठीक है? यस और नो? सो यहाँ पे तुम्हारे खाली संडे के रिजल्ट नहीं देखे जाएंगे, बट ऑल्सो वील कीप इन माइंड दैट हु इज एक्टिव इन द क्लास एंड हु इज नॉट। हाय जिबा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा परफॉर्म करो, बट एटलीस्ट एक्टिव तो रहो और चीजें बताओ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक और क्वेश्चन करो। अभी तो बहुत इजी इजी चल रहे हैं, मैंने तो आज बहुत टफ टफ, कल भी मैं तुमको बोल रहा था कि मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आया था बट करा नहीं पाया। देखो इसको, देखो ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो, ट्राई दिस वन आउट। एंड आई एम होपिंग जो कल नहीं थे उनने रिकॉर्डिंग देख ली होगी। मिसबा देख ली थी ना रिकॉर्डिंग? वैसे रिकॉर्डिंग से ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है। पंकज, पीयूष, बताओ। ये क्वेश्चन करो, सिंसियरली रीड करो सब। हुआ किसी से? देखो एटलीस्ट इतना भी बोलो कि तुम लोग तो अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा सर मुझे तो। सो एटलीस्ट मेरे को पता तो होगा दैट व्हाट लेवल यू आर, कि वहां से उठाना है। कर रहे हैं सर। कर रहे हो, इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे, बट कर लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो जिनसे हो रहा है दैट्स फाइन, आई डोंट हैव एनी इशू विद देम, बट मेन इशू उनके साथ है ना जिनसे नहीं हो रहा है।
एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। एक बार क्वेश्चन के देखो, एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल के बीच की तुम्हें डिस्टेंस दी गई है, दी गई है नहीं दी गई है? सर 2 दिए, 4 हम्म, सेंटीमीटर दिए। बस तुम्हें जब दी गई है डिस्टेंस, तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। डन। मैं और अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, क्वेश्चन आया नहीं आया समझ में? बोलो बच्चों बोलो, कैसे करेंगे? एनीवन इज एबल टू ग्रास्प द पेस? समझ में आ रहा है जीरो लॉजिक? पॉइंट 025 म्यू इंटू के आ रहा है गलत है। सर मेरा 3.6 5 into 10 एक to the मिनट, 5.62 into 10 raised to power म्यू 9. कहाँ से आया? सर सर माइनस 10 पर माइनस माइनस वो 8 न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया तनिष्क। सर 10 के बाद 8 10 है। सर मेरा 5.6 into 10 to the power 4 कूलम मीटर आ रहा। करा रहा सबको सॉर्ट आउट करा रहा हूँ। मैं ई नेट निकालना है। बताओ अब किस किस को समझ में नहीं आया कि क्यों गड़बड़ हो रही है? ट्राई टू फाइंड योर प्रॉब्लम। बताओ, ट्राई टू फाइंड योर प्रॉब्लम। कैलकुलेशन हो रही होगी सर। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, लॉजिक मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला लगा रहे हो, कौन सा? एक्सियल पॉइंट कलम। एक्सियल पॉइंट का तुम लोग फॉर्मूला लगा रहे हो, 2kp/r³ लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा ये फॉर्मूला यहाँ? मिड पॉइंट से सर इसलिए। हम्म, मिड पॉइंट से इसलिए। देखो फिर कोई भी रैंडम लॉजिक नहीं प्लीज। ये फॉर्मूला कब लगाते थे अपन? जब r इज वेरी 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 बिग टू a होता था। क्या यहाँ पे तुमको r इज वेरी 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 बिग टू a दिख रहा है बच्चों? नो सर। देन बोलो। नो सर। बोलो भाई। सर क्यों समझ में आया? ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये कितनों को समझ में आया कि ये नहीं लगेगा? वेरी वेल, क्योंकि डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है उनके बीच की। इट इज मिसबा, नेग्लिजिबल नहीं होती है डिस्टेंस, वेरी स्मॉल होती है। कीप इन माइंड, देखो दो टाइप की डिस्टेंस होती है। मैं कल क्लास में ही बता रहा था एक्चुअली। फाइनाइटेसिमल बोलते हैं और इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं ना। तो कीप इन माइंड, ये डिस्टेंस फाइनाइटेसिमल है, इट्स नॉट नेग्लिजिबल, इट्स जस्ट वेरी स्मॉल। नेग्लिजिबल हम कब कर देते हैं? जब उसका स्क्वायर आ जाता है इसके कंपेयर में। अभी आया आंसर या नहीं आया? बोलो। कशिश कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? मयंक, महक, दिव्या, डिम्पल, आयुष, क्या नहीं समझ में आया आयुष को? शोहेब, सलोनी, संध्या, आया समझ में? जोया, श्वेता, तान्या, योगिता, आया? सोल्व करो। आया नहीं है भी, सोल्व भी करो खुद, तभी प्रैक्टिस होगी। पंकज को नहीं आया समझ में? देखो पंकज, ये देखो, ये फॉर्मूला अपन कब लगाते थे स्पेसिफिकली उस केस में, जब दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती थी a या 2a, ये बहुत छोटी होती थी कंपेयर टू क्या, जो जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तुमको कैसे निकालना पड़ेगा? या तो तुम अपना पुराना वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर किसी को याद है तो। क्या था? 2 pk आई थिंक r/a² + r² की पावर स्क्वायर, ऐसा था ना? ये था फॉर्मूला। तो या तो ये यूज करो
या फिर ये भी फॉर्मूले के चक्कर में मत जाओ, क्या कर लो तुम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तुम्हें पता है कि ये वाली ज्यादा होगी ये वाली कम होगी, माइनस कर देना, ठीक है। यस और नो कि करके बताऊं भाई मैं, अभी आ गया, आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू थिंग्स, ओके। चलो, so today we'll be talking about something that is known as, what do you call it, Integration. integration. And before going to integration, keep in mind there are certain terminologies that you should be very used to of. एक बार जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस की सीरीज में हम लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया है, एंड नाउ इट्स टाइम यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज विल नेवर एग्जिस्ट, पॉइंट चार्जेस नाम की कोई चीज तो कभी आइडियली एग्जिस्ट करती भी नहीं है ना, नॉट एग्जिस्ट कैजुअली, ऐसा लिख देता हूँ। ये बात सबको पता होगी ना, इट्स एन हाइपोथेटिकल थिंग, कैजुअली नहीं होता है। तुम्हारे पास यूजुअली रियल लाइफ में तुमको कैसी चीजें देखने को मिलती हैं, व्हाट डू यू कॉल एक्सटेंडेड बॉडी, यस और नो। Yes, sir. एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करेंगे आज। तो एक्सटेंडेड बॉडीज में पहले तो बात कर लेते हैं चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, मेजरली यू हैव डिवाइडेड द टाइप्स ऑफ मटेरियल इनटू 3 कैटेगरीज। On the basis of charges, you have divided the material into 3 categories. Be active in the class and try to help me out. कितने टाइप की, कौन कौन से थे मटेरियल्स? कौन कौन से थे मटेरियल्स? Insulator और semiconductor. ये थे मटेरियल्स, okay. And I told you very cool thing about this particular case. इस पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल पे बहुत प्यारी सी चीज मैंने कुछ बताई थी, क्या बताई थी, याद है? कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ कंडक्टर्स में जो चार्ज होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? Surface. हाँ बोलो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस, है ना। मैंने रीजन भी दिया था कि क्यों होता है, इंट्यूटिव रीजन था, कोई लॉजिकल रीजन नहीं था, बट आई गेव यू कि इंट्यूटिव रीजन है ये, बट इसको समझने में इजी रहेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस वी विल अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टुडे। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है ये, बट या यू जस्ट नो इट, होना चाहिए पता कि चार्ज किस तरीके से मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अकॉर्डिंग टू आइडियलाइजेशन, वी आइडियलाइज द ऑब्जेक्ट इनटू 3 वेज। कौन से 3 वेज में हम उनको मानते हैं? 3 वेज ऑफ लेटिंग एनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हम किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे मान सकते हैं वो समझो, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। चलो लो, अब तो बता दिया, अब तो बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वेरी वेल, बोलो बोलो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक। सो ऑल इन ऑल, मैं एक्चुअली खाली अभी बात कर रहा था, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने मतलब मोटा मोटा तुमसे ये चीज बोली कि हाँ 3 कैटेगरीज में तुम डिवाइड करते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो लीनियर होता है ना, या एरियल होता है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक होता है ना। यू हैव दीज 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वी विल बी लर्निंग दैट हाउ टू डिनोट दीज चार्जेस। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके पास हमें पता है नेट चार्ज निकालने के लिए देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे? कंटिन्यूअस बोल लो, या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों की। एक्चुअली आई हैव सीन लाइक इन माय करियर दैट स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द टर्म्स यूनिफॉर्म एंड स्टडी। तो यूनिफॉर्म और स्टडी में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सबको क्लियर है ना वो डिफरेंस? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे से टर्म्स है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, पता है। यूनिफॉर्म और स्टडी में डिफरेंस पता है ना क्लियरली? फिजा नहीं पता? देखो फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब भी यूनिफॉर्म वर्ड आए तुम इसको देखना किसके रेफरेंस में, विद रेफरेंस टू स्पेस, विद रेफरेंस टू स्पेस, स्पेस के रेफरेंस में देखना, जगह के रेफरेंस में देखना, ठीक है। और जब भी तुम्हारे पास लाइक ऑन कॉन्ट्ररी इफ यू आर यूजिंग द वर्ड, क्या बोला मैंने दूसरा वर्ड? ऑन कॉन्ट्ररी इफ यू आर यूजिंग द दूसरा वर्ड जो था स्टडी और नॉन स्टडी, हाँ स्टडी या फिर अनस्टडी,
राइटिंग बताना, अगर बहुत खराब आए, समझ भी नहीं आए तो बोलना, है ना? ठीक है, बता देना, मैं फिर धीरे धीरे आराम से लिखूंगा। तो स्टडी और अनस्टडी के बीच में जो डिफरेंस है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने की बात यह है कि चीजें अगर टाइम के साथ चेंज हो रही हैं तो हम बोलते हैं कि अनस्टडी है। टाइम के साथ एक जैसी है देन हम उसको बोलते हैं, ओके ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा मेरी किताब। चीजें अगर टाइम के साथ स्टडी हैं हम उसे बोलते हैं कि इट्स लाइक, टाइम के साथ स्टडी होने का मतलब है कि इट्स स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस टाइम के साथ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना? एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज होती है वो होती है यूनिफॉर्म, कि टाइम के साथ नहीं होके अब किसी रेफरेंस में, जगह के रेफरेंस में, कि जो चीज एक टाइम एक जगह जैसी है वैसी वो दूसरी जगह हो। ठीक है, गेटिंग? ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर ने म्यूट कर रखा है अपने आप को। हाँ हेलो, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको स्टडी और अनस्टडी में? यस। चलो अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले तुम्हें, जैसा मैं बता रहा था कि एक्चुअली तुम जैसे भी चीजें भी फेस करोगे ना, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, वॉल्यूम और है ना, इट विल बी इधर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, या इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। सो जब तीनों होते हैं तो मैं तीनों का एक साथ लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल नहीं समझनी है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलोगे इसको? देखो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिनोट करते हैं इसको? वी डिनोटेड बाय लेमडा। लेमडा क्या होता है? ये नेट चार्ज अपॉन Length. लेंथ, डिफरेंशियल फॉर्म में dq अपॉन dl, कितने लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एंड फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू हैव टू आइडियलाइज ऑब्जेक्ट एज अ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ठीक है, जब भी हम वायर वगैरह की बात करते हैं तो उसमें उनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी देते हैं ना, इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें बताता है कि कोई वायर कितना कैपेबल है, कितना रेजिस्टेंस वो टॉलरेट कर सकता है, कितना हाई करंट वो देख अपने में फील कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी चीज आती है दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। It is denoted by सिग्मा sigma. q अपॉन a dq अपॉन area. dA। ठीक है ना, इट्स ऑल्सो नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दीज आर डेंसिटीज एज वेल। इनको हम एज एन टर्मिनोलॉजी में कहीं कहीं ये भी लिखेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। Density. इसको क्या बोलेंगे? सरफेस Charge. चार्ज density. डेंसिटी। योगिता आप समझ में आ रहा है ना? है ना, जस्ट मेक इट एज अ पॉइंट नोट। उसके बाद एक और चीज मैंने क्या बोली है? Charge density. बोलो। Volume charge. Volumetric. density. It is वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेल। इसको किससे डिनोट करेंगे? वेरी वेल, rho. चेंज चेंज करके बोलते रहो सब, है ना, एक एक मत बोलना। dq अपॉन dv। dV. अच्छा देखो, अब इस डिफरेंशियल का मतलब समझो, इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टर्म इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज द मैकेनिक्स एज वेल एज ऑफ एनी फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस। ठीक है, हम कुछ भी करते हैं उसमें डिफरेंशियल वर्ड कहाँ यूज करते हैं वो समझना। हम जब चीजों को इनफाइनेटेसिमल लेवल पे जाके जज करते हैं, फिर हम उसका एवरेज लेते हैं, तब हम यूज करते हैं ये डीक्यू टर्म। बस जब भी हमें पता होता है कि चेंज जो है वो एक्चुअल में सेम नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट चेंजेस। एज वी मूव फॉरवर्ड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स वन बाय वन। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चलो कूल।
अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक रिंग से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज रिंग का काफी सिंपल सा है और वो काफी सिलेबस में भी है, ठीक है। सो वैसे तो मेंस में तो सभी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, क्या निकालते हैं पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ Ring. रिंग, ठीक है, रिंग की वजह से निकालते हैं, ड्यू टू अ रिंग निकालेंगे। बहुत सिंसियरली समझेंगे इसको, कैसे निकलेगी वो समझना। अब इसमें भी देयर आर मल्टीपल केसेस पॉसिबल, क्वेश्चन तुम्हें कैसे दिया जा रहा है उस चीज पे भी चीजें डिपेंड करेंगी, है ना। सो लेट्स से अपने पास एक रिंग है, एक रिंग ले लेते हैं ऐसा। ये रिंग दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये रिंग है। अब रिंग के जनरली किस पॉइंट पे निकालते हैं हम? सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे निकालते हैं, है ना। सो लेट्स से कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं अपन। सो दिस इज अ सेंटर, और सेंटर से कुछ डिस्टेंस ले ली है। लेट्स से मैं कितनी ले लूं, कुछ भी एक रैंडम ले लेते हैं। लेट्स से वी टेक इट अ डिस्टेंस इज x, ठीक है, ठीक है, Yes, कुछ sir. भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। चलो अब मैं x आगे कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए अभी ये ले लेता हूँ, बिकॉज x हम एज इन डिफरेंशियल मानेंगे। अब इसके रेडियस तुम्हें गिवन होगा। अब कभी भी तुम्हें इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है तो पहला पॉइंट जो हमेशा तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, मैं यहाँ पे पॉइंटर्स लिख रहा हूँ कुछ, उनको याद रखना। तो गिवन क्या क्या है, ठीक है। तुम्हें सारी कहानी उन टर्म्स में लेके आनी है जो टर्म्स तुम्हें पता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें रेडियस यहाँ पे गिवन हो गई होगा, लेट्स से स्मॉल आर है, क्योंकि रहेंगे रेडियस पता है और कहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है ए। तो तुम्हें देखते ही समझ में आएगा कि ए और आर तो तुम्हें गिवन है। फील्ड कहाँ निकालनी है, दैट यू नो। कितनी बड़ी रिंग है, कहाँ किसके लिए निकालनी है, दैट यू ऑलरेडी नो। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। देखो ध्यान से, अब एलिमेंट कैसे लेट करेंगे। तो इधर पे भी देखो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। दो पॉसिबिलिटीज कैसी बनेंगी? हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन में उसने दिया हो यहाँ पे क्या, लेमडा, ठीक है, या फिर उसने तुम्हें दिया हो नेट चार्ज ऑन द रिंग इसकी। ये दोनों डिफरेंस समझ में आए? नहीं सर। नहीं आए समझ में? या तो सर, वो मुझे तुम्हें भी चार्ज नहीं दे आया। देगा, मान लो इस पे चार्ज है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे हर जगह, ठीक है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब या तो वो तुम्हें लेमडा देगा, लेमडा देगा तो यहाँ पे मतलब लेमडा क्या है, जो भी चार्ज है, तुम्हें नहीं पता वो चार्ज कितना है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसने कितनी लेंथ पे, 2 पाई आर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। Yes, sir. ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है का मतलब क्या है मेरा, कि अगर मैं यहाँ से ऐसा एक छोटा सा इतना पार्ट उठा लूं, लेट्स से मैं इतना पार्ट उठा लूं छोटा सा, एक मिनट, नहीं, मैं पानी पी लूंगा बस। अरे म्यूट रखो भाई, पेट में गुड़गुड़ होगा। कशिश, ठीक है चलो। तो देखो अभी इतना सा अगर तुमने उठाया, तो अगर सरफेस चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हारे छोटू से पार्ट इस पे इतनी है, क्या हो गया इसको, हाँ छोड़ो। देखो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हारे पूरी रिंग पे इतनी थी, है ना, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ जो था वो पूरे में जितना था, इतने पे भी वो उतना ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? इट्स अ डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म से इसको रिलेट करके देखो। डेंसिटी की तुम बात करते हो, अभी मेरे पास पानी है, मैं इतनी पूरी 1 लीटर के पानी की डेंसिटी देखूं, या मैं थोड़ा सा पानी निकाल के इसमें डेंसिटी इतने पानी की देखूं, तो बोथ वाटर विल हैव द सेम डेंसिटी, यस और नो? यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम इन अ वेरी सिमिलर वे। मैंने तुमको अगर दिया हुआ है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर रिंग, सो इट विल रिमेन सेम, कि वो पूरी रिंग पे हो, मतलब जो रेशियो है वो पूरी रिंग पे रहे डेंसिटी, या छोटे से पार्ट पे रहे, दोनों ही पार्ट पे सेम आने वाली है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्वेश्चन में या तो ये गिवन होता है, अनदर थिंग व्हाट कैन बी पॉसिबल इज कि ये ना गिवन हो के तुम्हें क्या दे देगा, वो नेट चार्ज ही दे देगा। वो बोल देगा कि पूरा पूरा इस पे जो पूरा नेट चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू, या कुछ तो कूलम। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। तुम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करोगे। ये प्योर मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, जो आते हैं नीट में, मेंस में, एडवांस में, वैसा। देखो अब इंटीग्रेशन की बात आई, तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है तुम्हें एलिमेंट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इजी केस है, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तो जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं उनमें से तुम्हें एक ही पॉसिबल दिख रहा है कि मैं कहीं से भी एक छोटा सा पार्ट उठा लूं,
उठा लूं? यस और नो? Yes, sir. Yes, अब sir. इस छोटे से पार्ट तुम उठाओगे जब, तो यहाँ पे तुम इसकी थिकनेस कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे dr लूंगा। मैं यहाँ पे dr क्यों लूंगा? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी तक मैंने x का टर्म कुछ लेट नहीं किया है। मेरे पास एक r का टर्म गिवन था, तो मैं r के टर्म्स में ही इसको dr लिख रहा हूँ। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक सर है। ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? देखो, तुम्हें अब एक एलिमेंट लेना था, तुम्हें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे जो, एक मिनट यार, देखो इधर, हाँ, तुम्हें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज समझने का प्लीज ट्राई करो कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगी, 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 इसकी वजह से भी होगी। देयर आर सो मेनी चार्जेस, वो उन सब चार्जेस की वजह से होगी। यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? सर Yes, sir. हम सबकी वजह से निकाल के सबको एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। ये भी समझ में आ गया? तो अब सबको जोड़ने जा रहे हैं, तो अपन सबसे पहले तो एक छोटू सा एलिमेंट लेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। फिर हम इतने ढेर सारों को जोड़ते चले जाएंगे। This is how calculus helps you out. It's one of the most important tool given by Leibniz and Newton. So try to understand it in a way कि उनने 200 साल पहले कर लिया, तुम्हारे लिए बहुत इजी होना चाहिए। पहली चीज, अब ध्यान से देखो, एलिमेंट ले लिया यहाँ से। अब इस एलिमेंट की वजह से दो चीज याद रखना आगे बढ़ने से पहले। हमेशा हर क्वेश्चन में तुम्हारे पास कुछ तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और कुछ तो तुम्हारे पास Variable. कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हारे पास कुछ चीजें कांस्टेंट भी होंगी। कभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन मत कर देना। ठीक है? कांस्टेंट है मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अब जैसे इसकी वजह से समझो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे पता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी। होगी नहीं होगी? Yes, sir. पॉजिटिव माना है मैंने। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। मैं बस क्यों ही Yes, सब sir. वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जिससे मुझे क्या है, रिलेशंस बनाने में टफ न लगे, रिलेशंस में इजीली बना लूं। ठीक है? अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लिखी है छोटू की वजह से, इसके दो कंपोनेंट्स तुम्हें करने पड़ेंगे। क्यों कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। सारे सेम डायरेक्शन वालों को एक साथ जोड़ोगे, सारे दूसरे डायरेक्शन वालों को एक साथ जोड़ोगे। ये चीज तो पता है ना? You can add all the y axis things and you can add all the x axis things. You cannot add x and y simultaneously. पता है ना ये चीज? नेट फोर्स बैलेंस करते हो तो Yes, कैसे sir. बैलेंस करते हो? पहले y Yes, का, sir. पहले x का। तो यहाँ पे इसकी दो फील्ड आएंगी। तो एक तो छोटी de आएगी इधर x में, एक आएगी छोटी de y में। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. संध्या में मेल करता हूँ, है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक तो इजी है। अब देखो, एक बात यहाँ से समझो, थोड़ी और कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुम्हें अपनी फिजिक्स का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज भी समझनी पड़ेगी यहाँ से कि जैसे तुमने एक छोटू एलिमेंट ऊपर माना था, वैसे ही सेम छोटू एलिमेंट एक इधर भी होगा, जिसकी वजह से एक फील्ड ऐसे जाएगी, जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. अब जितनी डिस्टेंस ये है, जितनी डिस्टेंस, तुम्हें ये डिस्टेंस पता है कितनी है? a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, यही है। Yes, sir. जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम इस ग्रीन वाले के भी अगर कंपोनेंट्स करोगे, इफ यू डू द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ग्रीन वन, तो वो भी बिल्कुल सेम आएंगे वैल्यूज में। Yes, sir. मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आएंगे। अब यानी ये जो डी वाई होगा, ये डी वाई, ये डी वाई, इन दोनों को कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। तो तुम्हें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल बॉदर नहीं होना है। तुम्हें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसी डायरेक्शन में मिलेगी? Parallel. X एक्स axis. डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है? अब ऐसा खाली इन दो के साथ नहीं होगा, ऐसा सबके साथ होगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो उसके जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट होगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी वजह से जो आएगी, उसके दो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर वाले कट जाएंगे। ऐसा हर 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 की वजह से हो रहा होगा। ठीक है? जैसे ही तुमने ये चीज क्लैरिफाई हो गई, तुम्हें अब ये समझ में आ गया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली निकाल लूं और मैं अगर उसको इंटीग्रेट कर दूं फॉर दिस एंटायर थिंग, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बातें? Yes, sir.
Yes, sir. आगे बढ़ेंगे। अजम्पशन वगैरह समझ में आ गए ना, किस तरीके से रहने हैं। Yes, sir. अजम्पशंस को लेके गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अब देखो, अब छोटे से एलिमेंट के लिए जल्दी से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तुम्हें सब आता है। अब बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैथमेटिक्स, डीई कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है, के, फॉर्मूला बताओ मुझे, बोल के बताओ फॉर्मूला। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर सर। के क्यू की जगह मैं लिखता हूँ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यस ये सर। पर्टिकुलरली बहुत इजी होने वाला है। अब ये डीई है, डीई मतलब ये क्या है, ये ब्लू वाला है तुम्हें, लेकिन ब्लू वाले को इंटीग्रेट नहीं करना है तुम्हें। किसको इंटीग्रेट करना है, डीई एक्स को। तो डीई एक्स क्यों हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मतलब ये बताओ। दोनों को ऐड ऑन कर देंगे सर, ऊपर दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। ये डी तुमने जो लिखी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, ये ब्लू वाली के लिए था, ये समझ में आया, यस सर। ये समझ में आया। Yes, sir. बट यू डोंट हैव टू फाइंड द ब्लू वन, बिकॉज यू नो कि हम ब्लू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इमेजिन करो इसको 3D में, इमेजिन करो कि सपोज करो ये कोई एक पॉइंट है, तो इससे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। या तो तुम सबको ऐसे करके इधर वालियों को इंटीग्रेट करोगे एक साथ, या तुम परपेंडिकुलर वाली को सारी एक साथ इंटीग्रेट करोगे। ये कोई भी एंगल पे जो है उनको नहीं जोड़ सकते। तो इसका कौन सा कंपोनेंट ले जो हम इधर मिल जाए हमें इस डायरेक्शन में, इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो थीटा। इस डायरेक्शन में cos मिलेगा, थीटा। cos थीटा। सो डीई का के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ वी आर फ्री टू डू द इंटीग्रेशन। यहाँ तक किसी को कोई इशू, ध्यान से समझ लो, 2 सेकंड का टाइम लो, रिकॉल कर लो चीजें। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो, इंटीग्रेशन का मेथड समझो। तुम्हारे पास जब भी एक्सटेंडेड चीजें आई, तुमने अब तक चीज पढ़ी थी पॉइंट के लिए, पॉइंट था तुम बहुत जल्दी निकाल लेते थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट नाउ व्हेन यू डोंट हैव अ पॉइंट, यू हैव द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, तो तुम्हें उसको चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो पॉइंट के लिए ही पढ़ाया है। आई ओनली टॉट यू अबाउट द पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस की वजह से तुमने क्या किया, इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया। देयर विल बी मल्टीपल टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ पॉइंट। हर पॉइंट की वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एडिशन। एडिशन यू नो कि मैं कुछ भी डायरेक्शन का वेक्टर उठा के ऐड नहीं कर सकता हूँ। स्केलर होता तो वी कैन डू इट वेरी इजीली, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्स का एक्स में ऐड होगा, वाई का वाई में ऐड होगा, ठीक है योगिता। अब देखो, तुमने यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स किए। जो इधर पे एक छोटा सा तुमने चार्ज लिया था, छोटा चार्ज, उस चार्ज की से तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड, ये तो तुमने पढ़ा ही है। ऐसे ही जहाँ पे तुम कोई भी चार्ज ले लो, सबकी वजह से जो यहाँ पे होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, होगा नहीं होगा। अब मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग से मुझे एक बात समझ में आई कि जो ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट जो रिंग में लाई कर रहा है वो भी कैसा दे रहा होगा, ऐसी दे रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड की। इवन सारे ही सेम मैग्नीट्यूड की देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि सारे ही यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट पे सबका डिस्टेंस सेम है। यस और नो? यस सर। तो सर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो 2 चीजें से निकाली, उसमें मुझे अभी एक चीज और समझ में है कि अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो एक तो cos थीटा वाला एक्स कंपोनेंट आएगा, cos थीटा की, क्योंकि मैंने इसको थीटा माना है। एक sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। अब किसी भी फील्ड के जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, वो उसके ऑपोजिट चार्ज वाली फील्ड के कारण परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि ऐसे 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 तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी डोंट हैव टू बॉदर आवरसेल्फ अबाउट दिस वर्टिकल कंपोनेंट, हमको खाली इस कंपोनेंट को ऐड करना है। तो ये जो तुमने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया अपनी बेसिक लर्निंग से, D इज नथिंग बट k dq अपॉन r स्क्वायर, मैंने इसको समझा, लिखा, और फिर मैंने बोला कि वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट डायरेक्टली, हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स को ऐड करना है। तो हम इसके ये वाले कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, कर दें ऐड। अब देखो ऐड कैसे होगा। सी, फिजिक्स एंड मैथ इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, यू हैव टू यूज बोथ ऑफ देम इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। तुम एक पे भी ज्यादा फोकस करोगे, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। देखो यहाँ पे आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इधर इंटीग्रेट करने पे सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, वो है वेरिएबल्स देखना कि यहाँ पे तुम्हारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो तुम्हें वेरिएबल की तरह बिहेव करे, बताओ, दिख रही है क्या कोई भी ऐसी चीज? डी क्यू सर। यहाँ पे एक्चुअली डी क्यू के अलावा कोई और वेरिएबल है ही नहीं, बिकॉज cos थीटा भी कांस्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला रिंग का बहुत इजी होता है। cos थीटा भी देखो कांस्टेंट है या नहीं है? तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, क्या उसके लिए cos थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी?
नो सर। क्या उसके लिए आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी? मैंने यहाँ आर स्क्वायर क्यों लिखा है यार? क्या लिखना था यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखना था ना। दिखते नहीं तुम लोग। हाफ भी आएगा सर। हाफ क्यों वो आएगा? अंडर रूट। अरे के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो अंडर रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायर करते टाइम। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हें बस क्या करना है, पहले तो के को बाहर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दो। कॉस थीटा को चेंज करो किसमें? गिवन इन्फॉर्मेशन में। कॉस थीटा को क्या तुम इनके टर्म में लिख सकते हो? गिवन इन्फॉर्मेशन के टर्म में। सोच के बताओ मुझे सब। मिसबा, मोहित, ट्राई इट आउट। जोया, योगिता, तनिष्क, जेबा, ट्राई करो। क्या थीटा को, कॉस थीटा जो तुम्हें गिवन नहीं था उसको तुम गिवन इन्फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकते हो? व्हाट इज गिवन टू यू? ए एंड आर। कैन वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर? Yes, sir. यस। जीरो। जीरो क्यों होगा? यस सर ना बोलो, क्या लिखेंगे वो बोलो। यस सर तो ठीक है। थीटा ही लिखेंगे सर। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? गिवन 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 टर्म्स के। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन Hypotenuse. बेस कितना है? A. हाइपोटेन्यूज कितना है? Under root A square अंडर plus रूट R ए square. प्लस आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. अब मैंने तुमको बोला क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, नेट चार्ज देगा या लेमडा देगा। तुम कुछ भी मान के चल लो। मान लेते हैं अपन, पहले केस मान लेते हैं कि उसे क्वेश्चन में हमें क्यू दिया हुआ है कि इस पे नेट चार्ज क्यू है, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है। डी क्यू, इसका जैसे ही तुमने इंटीग्रेशन किया ये सब चीजें कांस्टेंट है। सो के ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 एंड इट्स नेट क्यू। एक मिनट से इंटीग्रेशन ही कर दूं। डी क्यू, ये लो लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 0 से q तक। लिमिट बहुत जरूरी है रखना, ठीक है? लिमिट बहुत जरूरी है रखना। तो लिमिट ये समझो कि तुम्हारे पास एलिमेंट कुछ भी हो 0 से q तक ही होगा, क्योंकि बिल्कुल जब नेग्लिजिबल एलिमेंट लोगे तो उस पर कुछ भी चार्ज नहीं होगा। जैसे जैसे तुम पूरी रिंग ले लोगे तो पूरी रिंग पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा? q। लिमिट का फंडा समझ में आया कैसे रखते हैं लिमिट? और लो एक बार और धीरे से बताता हूँ। ये देखो, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है ना कि ये कैसे लिखा है मैंने? देखो अब व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग, सो सारी dx वाली मिल के d को तुम्हें ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है। तो dx की पहले लिमिट रखते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड नील होगी, मतलब जो तुमने एलिमेंट माना है, अगर इस एलिमेंट की बिल्कुल थिकनेस नील मानोगे कि देयर इज नो एलिमेंट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। जैसे जैसे पूरी रिंग की वजह से हो जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें E मिल जाएगी, है ना? अब ऐसे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें इंटीग्रेशन किसका डालेंगे? डिफरेंशियल एलिमेंट का। डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है? डी क्यू। डी क्यू के लिए क्यू का लिमिट रखोगे। जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब जो ये वाला वेरिएबल है ना, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इसकी लिमिट डालोगे। तो इसकी लिमिट क्या है? जब बिल्कुल छोटा सा भी एलिमेंट नहीं है तब 0 चार्ज है। जैसे से पूरी रिंग लेगी तुमने वो करते हुए इंटीग्रेशन, तो तुम्हें नेट चार्ज मिल गया क्यू, ठीक है? अब क्या करोगे? जितने कांस्टेंट है सब इंटीग्रेशन के बाहर। सो k अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 बाहर। यहाँ पे क्या बचा? इंटीग्रेशन डी क्यू 0 से q इंटीग्रेशन 0e de। सर के अब ए आएगा। के ए कहाँ पे आएगा? अच्छा सर के ए ठीक है। अपॉन सर ए है ना वहाँ पे। हाँ वेरी गुड। अब देखो सिंपल इंटीग्रेशन, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे हम इंटीग्रेट करके क्या लिख देते हैं? सिंपल, जो वेरिएबल होता है डिफरेंशियल एलिमेंट वाला उसको, तो हम सिंपल डिफरेंशियल वाला वेरिएबल, उसी लिमिट 0 से q। इधर पे भी कुछ नहीं था, सिंपल डिफरेंशियल वाला एलिमेंट e, उसकी वैल्यू 0 से e। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी आ गई यहाँ पे? देखो तुम्हारी के ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 q। इनटू में क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब देखो, अब इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में तुम्हें क्यू नहीं दिया गया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो तुम यहाँ पे क्या करते? अगर क्वेश्चन में तुम्हें क्यू नहीं गिवन होता तो क्यू की जगह तुम्हें क्या गिवन होता? तुम्हें पता है क्यू इज नथिंग बट व्हाट? लैम्डा टाइम्स यस लैम्डा pi r। अपॉन में। यस सर। लैम्डा ये बात समझ में आई? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। सो इफ दे हैव गिवन यू द लैम्डा, तुम क्यू की जगह तुरंत लैम्डा पुट कर दोगे, तुम्हारे फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा? के ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2
and it's nothing but lambda to 2 pi r. ठीक है, अब तुम्हें मल्टीपल मेथड्स दिखेंगे कि तुम k को भी 1/4 pi epsilon नॉट लिख दो, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2, इट्स ऑन यू. सिंपल बेसिक कैलकुलेशन. इंटीग्रेशन वाली चीजें समझ में आई? यस सर. एक और करते हैं, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू. पक्का यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो देखो, अभी पूछ लो, थोड़े नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम लोग. अभी तक क्या था तुम्हारे पास? इजी था. तुम्हारे पास जो भी तुमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था वो ही खाली चेंज हो रहा था, बाकी सब चीजें कांस्टेंट मिल गई. अब कुछ और करते हैं जिसमें चीजें भी चेंज हो रही. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर. वायर ले लो या रॉड ले लो, कुछ भी ले लो. अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है. लेट्स से एट एक्सियल पॉइंट. पहले एक्सियल पॉइंट बताते हैं. इसको मैं, अगर तुम लोग बोलोगे मजा आएगी, समझ में आएगा, तो इसी को 2-3 तरीके से कराएंगे, अदरवाइज फिर स्किप कर देंगे, है ना. वैसे ये इंपॉर्टेंट है. देखो एडवांस वगैरह के बैचेस में तो मैं पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ जरूर से. देखो मान लो कोई तुम्हारे पास फाइनाइट रॉड या वायर है. रॉड मान लो, कुछ भी मान लो, लीनियर है. ठीक है, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे. यस और नो? Yes, sir. इसकी लेंथ मान लो L है. यहाँ तक कोई दिक्कत? ना सर. नो सर, होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत. अब मान लो कि तुमको मैं किसी एक पॉइंट पे यहाँ से फील्ड पूछ रहा हूँ. लेट्स से आई एम आस्किंग द फील्ड फ्रॉम सेंटर. ये सेंटर है इसका O. यहाँ से मैं तुम्हें फील्ड पूछ रहा हूँ, या सेंटर ना लेके अपन कुछ भी ले लेते हैं. लेट्स से यहाँ से ही पूछ रहा हूँ, कॉर्नर से मैंने तुम्हें दे रखा है ना. डिपेंड करेंगी चीजें क्वेश्चन में कैसे गिवन है. मान लो ये पॉइंट है यहाँ से, लेट्स से r डिस्टेंस पे. यहाँ पे मैं तुमसे P पॉइंट पे पूछ रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पहले ये चीज समझो, अपने आप को इस चीज के लिए कन्विंस करो कि वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर. ये चीज के लिए सब अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हो? बताओ सर लेंथ ज्यादा नहीं है ना, इसलिए नहीं कर पाएंगे ना हम. बच्चा, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुमको क्वेश्चन में क्या गिवन होता है. तुम जो फॉर्मूला लगाते हो KQ/r². यही फॉर्मूला लगाते हो यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. उसके लिए क्या होता है, ये जो चार्ज होता है तुम्हारा, ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होता है r. यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाला चार्ज पास है, ये वाला दूर है, ये वाला उससे दूर है, ये वाला उससे दूर है, ये वाला बहुत दूर है. तो क्या सारे चार्जेस की डिस्टेंस पॉइंट P से सेम है? नो सर. No, sir. अब लॉजिक समझ में आया व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला? यस सर. ऐसे तुम्हें पहले क्वेश्चन में जज करना है कि तुम्हें पता होना चाहिए द फॉर्मूला दैट यू आर यूजिंग, वेदर दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से. अब क्या करना है? अब फिर सी बात, अब अपने को एक एलिमेंट मानना है कहीं पर भी, है ना. लेट्स से कि मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पे. अब एलिमेंट हमेशा कहाँ से मानना है? जहां से तुम्हें चीजें निकालनी है वहां से मेनली. तो यहाँ से x डिस्टेंस से तुमने एक एलिमेंट माना है dx लेंथ का. ठीक है, ये डिस्टेंस है x. अब यहाँ पे ये x जो है वो वेरी करेगा. x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? r से l+r तक. ये बात क्लियर है? Yes, डिस्टेंस कहाँ sir. तक वेरी करेगी? r से l+r तक. ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और ये सर. Yes, sir. पक्का आ रही है? योगिता, तान्या, सी आई नो इट्स टफ फॉर यू गाइस बट यू हैव टू. थोड़ा सा मेरी चीजें नहीं समझ में आए तो बताना, मैं कुछ अलग वे में समझाने का ट्राई करूंगा, बट बोलना. ठीक है, अब इस छोटे से एलिमेंट को देखो. इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? DE जो होगी वो कितनी होगी? अच्छा, डायरेक्शन तो सबका एक ही डायरेक्शन में. देखो यहाँ पे डायरेक्शन तुम चेक करना चाहो तो कर भी लो. जितनी भी एलिमेंटल चार्जेस होंगे सबके डायरेक्शन तो एक ही होगा ना. yes or no? Readily outward. So Yes. we can add them. हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे we don't have to bother also with the components and all. चलो बताओ, छोटा एलिमेंट की ऐसे क्या लिखूंगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? KdQ/r². KdQ/r² की जगह क्या लिखूंगा मैं? इसे सर लिखेंगे हम dx जो तुमने छोटा माना है वो तुम्हारा कितनी दूर है? देखो d किसकी वजह से लिख रहे हो? छोटे की वजह से ना. x² सर. Sir, X? x plus r. देखो समझो समझो समझो, x+r क्यों? यहाँ से ये तुमने कितना माना है? x डिस्टेंस अवे ना, तो x² लिखोगे. ठीक है योगिता? Sir. अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. या तो नेट चार्ज देगा या तुम्हें लैम्डा देगा.
अब मान लो उसने यहाँ तुम्हें लेमडा दिया हो, अपन इसको लेमडा से करते हैं। तो अगर पूरी रॉड में लेमडा का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस dx में कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मेरा बात समझ में आई? आर यू एबल टू रीड इट आउट व्हाट आई एम सेइंग? ट्राई टू एनालाइज व्हाट आई जस्ट सेड। आई सेड कि अगर पूरी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? लेमडा है, यानी जो क्यू चार्ज है वो पूरी लेंथ में एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो तुम्हारा जो dx होगा, dx लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? DQ dq। और ये कुछ नहीं है, क्या है? lambda चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरी रॉड के लिए लिखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरी रॉड के लिए लिखो या छोटू से एलिमेंट के लिए लिखो, सेम होगी, यस और नो? यस होगी सर, सेम होगी। अब देखो सर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन समझो, व्हाई आई एम डूइंग दिस। लास्ट केस में क्या हुआ था, मेरे पास जो नीचे ये कुछ वैल्यू आ रही थी ये dq पे डिपेंड नहीं कर रही थी, बट यहाँ पे ये जो मेरी x की वैल्यू है ये मेरी dq पे डिपेंड कर रही है, यस और नो? कर रही है सर। तो मुझे या तो x को चेंज करके dq में लिखना पड़ेगा या dq चेंज करके x में लिखना पड़ेगा, बिकॉज हियर दीज टू आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। कंपेयर करते जाओ। इस केस में क्या था, तुम कहीं भी एलिमेंट लेते उनकी डिस्टेंस सेम थी या नहीं थी, तो तुमने q को इंटीग्रेट कर पाए थे। इस केस में तुम q को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भले ही तुम्हारा q का इंटीग्रेशन तुम्हें नो डाउट क्या ही दे देगा, बड़ा q दे देगा, नो डाउट दे देगा, बट सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुम बाहर नहीं निकाल पाओगे वेरिएबल्स को। क्यों बाहर नहीं निकाल पाओगे? x यहाँ पे वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है? x वेरी कर रहा है सर। x कोई कांस्टेंट तो है नहीं जो तुम इंटीग्रेशन से बाहर खींच दोगे, नेट चार्ज क्यों लिख दोगे? सो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करते टाइम मेरे दिमाग में तुरंत चपका और वो प्रैक्टिस से आएगा, lambda कैसे dx लेमडा dx लिख दूं मैं इसको, तो dq को मैं क्या लिख सकता हूँ? k लेमडा dx अपॉन में x। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। बोलो। नो सर। अब तो बहुत इजी है, अब तो खत्म फिजिक्स मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन चालू हो जाओ। dE लिमिट 0 से e, जब कोई एलिमेंट नहीं है, छोटू सा एलिमेंट है, बिल्कुल मैं x r पे हूँ, x की जो लिमिट है जब वो r है तब इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। जैसे से बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते इस एलिमेंट के से e हो जाएगी। तो dE 0 से e, k लैम्डा बाहर कर दूं, इंटीग्रेशन। अब बताओ इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? सोच के बोलना, सब बोलना प्लीज, इससे तुम्हें हेल्प होगी कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। आई एम नॉट आस्किंग फॉर माई सेल्फ, है ना मोहित? 0 से L. मिसबा, देखो 0 से L। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे तुम्हारा x क्या बता रहा है। तुम खुद अपने आप को खड़ा करके देखो x की जगह पे, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो x क्या बता रहा है तुम्हें? x is telling you the distance, isn't it? Yes. x is telling you the distance, yes or no? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो x की वैल्यू सबसे कम कब होगी? जब तुमने कोई एलिमेंट नहीं लिया हो, मतलब जब तुम r पे हो, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? r से इस पॉइंट पे कितनी? L L प्लस r। ये बात L किसको नहीं plus R, समझ में आई yes, कि sir. इंटीग्रेशन की लिमिट होनी चाहिए r से L प्लस? से L किसको नहीं plus समझ में R। आई है? आई समझ में सबको? स्नेहा, तनेश, तान्या, योगिता, जेबा, श्वेता, सैयद, मोहित, Yes, बच्चों sir. बोलो। मेरे को पता आगे है ये सर, चीज आगे। टफ है, आगे सर। मेरे को पता है बोरिंग भी है, बट स्टिल मैथ से मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता इसमें अपने। सो सॉरी फॉर दिस। ये चीज समझ में आई लिमिट? देखो इधर, अब 1/x² dx। अब बताओ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज याद है या नहीं? याद है सर। देखो जिसको याद नहीं है वो एक चीज याद रखो, इंटीग्रेशन का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, वो याद रखो कि जब भी तुम चीजें इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर लिखा है x⁴n dx, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या जाता है? याद रखो ये फॉर्मूला, x⁴n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? x⁴n + 1 अपॉन n + 1। पक्का याद रखोगे ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से, तो मुझे x⁴n की जगह क्या लिखना है? 2 -2 सर। -2 -2 k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। प्लस अच्छा ये एक चीज याद रखना, मैं अभी बता दूं कि ये फॉर्मूला तुम्हारी x की हर पावर के लिए वैलिड है, एक्सेप्ट, कोई बताएगा किस पावर के लिए? माइनस -1, एक्सेप्ट -1, बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है?
log x। log x। और अगर तुम इस फॉर्मूले से करोगे भी तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 क्या आ जीरो हो जाएगा? जाएगा सर। 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो अब तो हो गया रे। बताओ क्या आएगा? k लैम्डा एक्स की पावर माइनस एक्स की -1 पावर by x। माइनस एक्स लिमिट तो -1 by रखी नहीं x। है। चलो प्लस कितना होगा बताओ? -1 बाय एक्स। 1 बाय -1 by x x। माइनस, माइनस ठीक है, लिमिट r से l प्लस एल माइनस बाहर निकाल दूं मैं, माइनस k लैम्डा 1 बाय l प्लस r माइनस 1 अपॉन r। आर सो k लैम्डा r 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन l प्लस। आया समझ में इंटीग्रेशन? यस सर। आई चीजें समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक और करते हैं। चलो जल्दी से देखें हो पाता है या नहीं। आई ट्राई माई बेस्ट कि कंप्लीट हो जाए, बट कराते हैं। अभी तो ये अपन ने कौन से पॉइंट पे देखा था? कौन से पॉइंट पे देखा था? एक्सियल अब कौन से Axial पॉइंट पे point। देखा जाए? रियल पॉइंट। अब कौन से पॉइंट पे देखा जाए? इक्वेटोरियल। ट्यूटोरियल। और ये फाइनाइट वायर ले रहे हो तुम, ये बात याद रखना कि डिस्टेंस तुम बोल पा रहे हो अपने मुंह से, है ना, एल है। अब फाइनाइट वायर से लेते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ले लेते हैं। तो इक्वेटोरियल, इसमें भी जनरल पॉइंट भी होता है इसमें। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब मैंने स्पेसिफाई क्या कर दिया, ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। ठीक है ना, मैंने स्पेसिफाई कर दिया डिस्टेंस है L/2। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ही यही है। इस पॉइंट पे हम निकालते हैं। अब इस पॉइंट पे कैसे करेंगे सर? अगेन इस पे देखो चार्ज सर इसमें वही चार्ज ले लेंगे, एक छोटा सा चार्ज। एक छोटा सा चार्ज ले लिया भाई। अब यहाँ पे तुम्हारे साथ गेम हो जाएगा। देखो इस छोटे से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? कैन वी इंटीग्रेटेड? पैरेलल वी आएगा शुड सर। इंटीग्रेटेड। पैरेलल क्यों आएगा? पैरेलल क्यों क्योंकि आएगा? सर जो रेडियली आउटवर्ड होता है ना। सर एंगल यस में सर। आएगा। हाँ सर ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों आएगा? जब पॉइंट तुम्हारा का, तुम्हें मैंने हमेशा क्या बताया, तुम्हें अगर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो इस चार्ज की रिस्पेक्ट में तुम जहां खड़े हो, तुम्हारे रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव है, तुम्हारे रेडियली इनवर्ड। तो व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट P, तो मेरे लिए तो चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड ही होगा ना उस पॉइंट पे। और तुमको बताया था लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट, ये भी बताया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड चार्ज। यस और नो? यस सर। यस सर। थका दोगे तुम लोग आज। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर No, है? देखो इसके भी अब हमें क्या करने पड़ेंगे, एडिशन करने के लिए वी वांट टू ऐड इट, वी हैव टू डू द कंपोनेंट, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐड Yes, नहीं sir. कर सकते। ये चीज समझ में आई? यस सर। मान लेते हैं इसको, अब इसको मैं मान लेता हूँ y और इसकी थिकनेस मान लेता हूँ dy, जस्ट टू डू द चेंजेस कि x और dx ही नहीं लेट करना है हमेशा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। यस सर। ये एंगल मान लो थीटा। अब यहाँ पे देखो थीटा भी चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं जैसे जैसे हो रहा है, डिफरेंट सर। एक्स लूंगा वैसे वैसे मेरा देखो थीटा चेंज होता रहेगा, होता yes, रहेगा। sir. इसको सर। अपन थीटा को वेरिएबल लेके भी इंटीग्रेट कर सकते थे। मैं अभी y को वेरिएबल लेके इंटीग्रेट करूंगा। इफ पॉसिबल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग इट विद द थीटा एज एन डिफरेंशियल एलिमेंट। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो ये बात समझ में आई। पहले तो डी बताओ, डी कितना लिखूंगा मैं? डी क्या है? ये ग्रीन वाली चीज लिख रहा हूँ, मैं ग्रीन से लिखता हूँ, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डी कितना होगा बताओ? अरे मान लो गिवन डिस्टेंस है ये तुम्हारी, मान लो ये तो गिवन डिस्टेंस होती है ना, स्मॉल आर हमेशा गिवन यस होता है, सर। स्मॉल आर K कहाँ पे dy लिखा है? Q अपॉन में R डी स्क्वायर। वाई बार पर। क्या बोल रहे? K d Q अपॉन में R स्क्वायर। के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा मेरा एलिमेंटल चार्ज कितना दूर है?
हॉरिजॉन्टल यस सर प्लस आर क्या हो जाएगी? एंड y square plus r square. क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं? बोलो, ग्रेट क्या मैं कर दूं इसको इंटीग्रेट? नहीं कर सकता, मेरे को Yes, डी sir. ई एक्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस सर cos थीटा ये मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बताया था। अब इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, जितनी वाई डिस्टेंस पे अगर ये एलिमेंट है तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट, जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसकी वजह से भी जो दो कंपोनेंट्स होंगे उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी, उसकी भी जो दो कंपोनेंट्स होंगे उसमें परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? Yes, sir. परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उसके से भी फील्ड ऐसी, तो हॉरिजॉन्टल वाले अपने को ऐड करने, परपेंडिकुलर वाले ऐड नहीं करने। जहां पे ऐड हो रहे होंगे वहां पे ऐड करेंगे अपन। इसको मैं जनरल मेथड से अगर कराऊंगा, टाइम मिलेगा या डाउट सेशन में या एडवांस के लिए तुम लोग क्वालिफाई करोगे उसके लिए, तो इसको जनरल से कराऊंगा एक बार जरूर मैं। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, ये चीज समझ में आई? क्या मैं Yes, इसको sir. अभी इंटीग्रेट कर दूं डायरेक्टली? कैन आई डू द इंटीग्रेशन डायरेक्टली नाउ? यस सर। Yes, sir. यस सर नो DQ सर, को यहाँ पे चेंज cos करना थीटा, पड़ेगा। यहाँ पे cos थीटा भी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट है क्या cos थीटा? No, sir. Variable है. वेरिएबल है, सो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे cos थीटा को क्या लिखूंगा बताओ जल्दी? R by root y square plus r square. R square. चलेगा? Yes, sir. मान लो लेमडा गिवन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेमडा क्या होगा मेरा? Q बाय L Q by बराबर L. किसके होगा ये? dq अपॉन dq by dl. है, dl कुछ माना है तुमने? dy माना है ना? dy. उसमें एक पावर किल स्विच रहता है, you just have to long press it। हाँ, बंद हो जा। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे dq की जगह मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा डी वाई। अच्छा, मैंने x क्यों लिखता आया हूँ यार? r है, ये r है, ये भी r है, लेमडा डी वाई। ठीक है, अब बताओ क्या क्या वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? k कांस्टेंट है, बाहर हटाओ। r कांस्टेंट है, बाहर हटाओ। लेमडा कांस्टेंट है, बाहर हटाओ। अगर मेरा इंटीग्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आने वाला है? डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर ओके ओके ओके। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, पहले तो लिमिट डाल लेते हैं अपन। लिमिट डाल दूं मैं 0 से e एक्स, ये सब बाहर है, के आर लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 0 नहीं, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है बताओ? लिमिट बताओ। चलो देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? इफ यू वांट टू कवर द एंटायर लेंथ, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? सोचो मिसबा, आयुष, कम ऑन। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड एक्सरसाइज गाइस, कम ऑन। ठीक है, अभी दिक्कत हो रही है बट वी आर इन अ राइट गुड पाथ एक्चुअली। Right हैं? to say. देखो इमेजिन करके देखो, अपन ने y को कहाँ किस रेफरेंस पॉइंट से माना था? मैं तुम्हें हर पॉसिबल तरीके से करा दूंगा अगर तुम लोग सिंसियरली करोगे तो। ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन थी, तुम्हें अगर रेफरेंस लाइन से पूरा लेंथ कवर करना है तो तुम कैसे कवर करोगे? -l/2 टू Plus L by 2. Plus L by 2. आई समझ में? कैसे लेते हैं रेफरेंस पॉइंट? -l/2 प्लस l/2। नहीं आया सर नहीं आया बच्चा? देख, ये y को जो तूने माना था, y को रेफरेंस पॉइंट तुमने कहाँ से माना है? यहाँ से ना। अगर अपन ने y को यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये वाले पोर्शन को y लेट किया होता तब अपन बोलते कि लिमिट चलेगी 0 से l, बट अपन ने y किसको माना है? इस रेफरेंस पॉइंट से। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी? पूरी अगर लेंथ कवर करनी है -l/2 जाना पड़ेगा नीचे और -l/2 जाना पड़ेगा, +l/2 जाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ठीक है सर अभी क्लियर है? आ गया सर ये Yes, प्रैक्टिस से आएंगी चीजें बहुत अच्छे से। तो -l/2 से l/2। अब dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2।
क्या कोई ऐसा है जो इसको इंटीग्रेट करना जानता हो? मैथ्स में पढ़ा है अभी नहीं पढ़ा है? नहीं सर। चलो मैं हेल्प करता हूँ। देखो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये वाई स्क्वायर के साथ एक आर स्क्वायर का टर्म है और कुछ तो होल पावर में है। ठीक है, यस और नो? जनरली हम इसको कैसे Yes. करते हैं मैथ में, वो भी तुम अभी सीख लो। जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा टर्म आता है इंटीग्रेशन के अंदर, देखो अगर ऐसा कुछ लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कुछ भी, मान लो एम, कुछ भी ऐसा टर्म रहता है और इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना होता है, तो अगर न्यूमरेटर में तुम्हारे पास एक्स है तो तुम बहुत इजीली कर लेते हो। कैसे? तुम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या मान लेते हो? कुछ और नया वेरिएबल टी। तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो, 2x आता है, dt अपॉन dx आता है। तो यहां से तुम लिखते हो इस dx की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम? dt अपॉन 2x, और ये x अपॉन, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर m, तो ये x वाले टर्म कट जाते हैं और इसको पूरे को तुमने माना होता है t, तो 1 अपॉन टी टू द पावर m dt। इसको तुम अब इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना? जैसे अभी इसको किया था x टू द पावर n वाले को माइनस m लगा के। बट यहाँ पे ऊपर कोई भी x का टर्म नहीं है, तो इसको अपन कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो समझना। इसको तुम याद कर लो अभी के लिए। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो मुझे क्या चीज समझ में आ रही है वो ध्यान से देखना। When I'm left with nothing, तो मुझे एक चीज दिख रही है, एक मिनट देखो, मुझे जब कोई चीज नहीं दिख रही, इस वाले को लिख लेते हैं अपन, ध्यान से देखना। चलो, तो यहां से एक रिलेशन है, वो ध्यान से रिलेशन समझना। क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज नथिंग बट y बाय आर? यस सर। तो मैं y को लिख सकता हूं r tan थीटा। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन बहुत टफ हो गया मेरे लिए। मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि मैं dy और इस टर्म को कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो उस पॉइंट पे मेरे को क्या लगा कि यार यहाँ से अब y को हटाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे लिए ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही मैं डायग्राम देख रहा था मुझे दिख रहा था कि y का एक रिलेशन मुझे थीटा के टर्म्स में पता है। ठीक है, y का एक रिलेशन थीटा के टर्म में पता है, तो y इक्वल्स टू r tan थीटा लिखा। अब मैं अगर y को अगर r tan थीटा लिखूंगा, इफ आई एम राइटिंग y इज r tan थीटा, तो मेरी चीजें काफी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट मुझे यहाँ पे dy को भी फिर d थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं y को क्या लिखूंगा? देखो dy y d थीटा क्या होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बस ये कंप्लीट कर लेते फिर एंड करते, तुम लोग बोर मत हो। चलो, ये चीज समझ में आई? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो समझ में आया? रीजन समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ? व्हाई आई एम डूइंग दिस? हेलो सर। नहीं समझ में आ रहा? देखो मैंने तुमको क्या बोला कि जब मैं ये इंटीग्रेशन देखा, मेरे हाथ फूल गया कि मैं ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। आई नो दिस वेरी वेल। ठीक है, जितने भी मेथड्स सब लगा लिए, मेरे से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। तो मेरे को क्या समझ में आया कि इस पॉइंट पे जब भी तुमसे इंटीग्रेशन नहीं होता है, तुम क्या चेंज करोगे? अपना वेरिएबल चेंज कर दोगे उठा के। क्या चेंज करोगे? वेरिएबल। ये वेरिएबल ही अपन चेंज कर देते हैं, तो ना रहेगा भाई, कुछ और वेरिएबल आएगा, वो वेरिएबल मेरे को इंटीग्रेट कराने में हो सकता है हेल्प करा दे। तो मैंने y को जब इधर डायग्राम में घूर घूर के देखा तो मुझे समझ में आया y का एक रिलेशन मुझे किसके साथ मिल रहा है? थीटा के साथ। और थीटा की एक चेंजिंग वेरिएबल है, चेंजिंग वेरिएबल है थीटा भी। ठीक है, यस तो सर। मैंने अब इधर क्या किया, y को मान लिया r tan थीटा। अब y को r tan थीटा मैं मान सकता हूँ डायग्राम से, सबको दिख रही है ये चीज? यस सर। फोटोन में देखो ये चलेगा थोड़ा, तो तुम लोग को फिजिक्स में कोप अप करना हाँ दिख पड़ेगा। रहा है सर। सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूंगा। अब फिर y आ गया। अब y को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बट मेरे पास इशू क्या है? dy। y को तो चेंज कर दिया, dy, क्योंकि अगर इधर y की जगह मैं थीटा का टर्म लिख रहा हूँ तो मुझे dy को भी हटाना पड़ेगा ना। मैं y को तो इंटीग्रेट नहीं कर यस सकता, सर। y को dy की टर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकता अनाज, है ना आयुष? उसके लिए अपने क्या चाहिए? थीटा का टर्म चाहिए। सो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया? डिफरेंशिएट। Differentiate. इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा, r कांस्टेंट था, बाहर आया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो अब dy की वैल्यू आ गई। अब मैं dy की वैल्यू उसमें पुट कर रहा हूँ। देखो ये r लैम्डा लिमिट। अच्छा यहाँ पे वैसे तो कायदे से लिमिट हमें रखनी चाहिए थीटा की,
नहीं, यहाँ पे हम लिमिट रखनी चाहिए थीटा की, बट अभी के लिए हम लिमिट यस नहीं सर रख रहे हैं। थीटा आ गया। ठीक है, तो अभी हम लिमिट नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम बाद में फिर चेंज कर लेंगे। तो कहाँ गया, dy की जगह मैं क्या लिखूंगा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा थीटा डिवाइड थीटा अपॉन y स्क्वायर की जगह क्या हो गया, tan थीटा y r स्क्वायर की जगह क्या हो tan जाएगा, थीटा r स्क्वायर tan थीटा tan स्क्वायर थीटा और प्लस प्लस r r स्क्वायर पहले से है होल पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो बस अब सर मेरा क्वेश्चन हो गया, देखो कितनी जल्दी हुआ। के आर लेमडा, अभी लिमिट नहीं रखी, लिमिट पुट करनी है, याद रखना, ठीक है। r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में देखो r स्क्वायर कॉमन आया, r स्क्वायर का रूट r क्यूब बाहर आया, ये बात समझ में आई? यस सर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा होल पावर 3/2। यस सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगी तुम्हें, sec स्क्वायर Yes, थीटा sir. क्या होता है? 1 plus tan square theta tan square theta. पूरी मैथ तो यूज होगी, ठीक है। मैथ्स तुम्हारी अच्छी होनी ही चाहिए। एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर Sir. पक्का सबको मिसबा क्लियर है? Yes, sir. Okay, let's go. Let's solve ahead. Now see what we have. Sec square theta की whole power 3/2, क्या क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? sec cube theta Cube theta. R sec square theta upon theta d theta sec upon cube theta, cube theta हटा दो, उड़ा दो इसको डायरेक्ट, और इसको भी उड़ा देते हैं ना अपन, तो नीचे बचेगा मेरे पास क्या, आर स्क्वायर, और मैं आर स्क्वायर को बाहर ले आता हूँ, डी थीटा। अब तो हो गया इंटीग्रेशन, कितना इजी है देखो, के लैम्डा अपॉन आर 1 अपॉन सेक थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चे बच्चे को पता है, के लैम्डा आर अपॉन साइन थीटा, sin theta ठीक है। बट अब यहाँ पे Minus क्या theta करना है, cos theta. लिमिट, रुक जाओ, लिमिट अभी पुट करनी है, तो अभी हम लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई के टर्म में, साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, देखो साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे लिमिट पता है वाई की, तो dy परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse Y upon root y square plus r square. अब मैं लिमिट रख सकता हूँ -l/2 से, l/2 रखो लिमिट जल्दी से। अब के लैम्डा अपॉन आर l/2 अपॉन में इधर क्या आएगा, l/2 का होल स्क्वायर प्लस minus आर स्क्वायर, ये आर है, ठीक है, माइनस l/2 अपॉन, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आयुष, अनस, r डिम्पल, मिसबा, समझ में आई? पीयूष, सैयद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट l/2 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब तो सॉल्व ही कर लोगे, 2k लैम्डा अपॉन आर, और सॉल्व कर देते हैं, चलो थोड़ा, l/2 भी कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा देखो, वन अपॉन अंडर रूट, एक 2 इधर लिख देते हैं, l स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, नहीं 4r स्क्वायर, आया समझ में? yes sir यही होता है फॉर्मूला, है ना, यही होता है, 2k लैम्डा, 2 से 2 काट दो, 2k लैम्डा l r, हाँ यही आता है फॉर्मूला, ठीक है, यही आता है, सही आया अपना, यही आता है, 2k लैम्डा अपॉन r इन ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट, नहीं 1 नहीं, l अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। और अभी ये बहुत इजी था एक्चुअली, पता है, ये टफ नहीं है, लग तुम लोग को टफ रहा था, टफ आते हैं पता है कब, जब क्वेश्चन में वो लोग दे देते हैं सेमी सर्कल, आर्क 30 डिग्री की आर्क, पूरा सर्कल था इजी था, आधा सर्कल दे देंगे, वो क्वार्टर सर्कल दे देंगे, सेक्टर दे देंगे, yes sir ठीक है। चलो तुम लोग सो मत,
That's all for today. I hope you like the session, guys. यस सर, मजा आ गया। थैंक यू। ठीक है, अभी इस टाइप के ये बेसिक्स थे, पता है, बहुत बेसिक्स थे। अच्छा, सिंपल सी बात है, एक चीज और देख लो, ये तो फाइनाइट वायर था, अभी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से इनफाइनाइट वायर का कैसे करेंगे चेंज, वो भी देख लो। वो अभी गॉस लॉ में भी है, क्योंकि सर लिमिट लगा देंगे ना 0 से हाँ। इंफिनिटी तक। सर लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी तक, बट तुम अब इतना प्रूव कराई हो तो वापस अब ऊपर मत जाओ, डायरेक्ट यहीं पे चेंज कर दो। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, लेंथ, मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हो गया जैसे इनफाइनाइट वायर या फिर बहुत अगर पास में पॉइंट है तो तुम इसको आर स्क्वायर वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हो, है ना। यू कैन इग्नोर दिस आर स्क्वायर वाला टर्म, तुम इस आर स्क्वायर वाले टर्म को इग्नोर कर सकते हो, ऐसा। यस सर, बहुत छोटा हो जाएगा। चलो वो ठीक है। वैसे लास्ट क्लास में जाता हूँ, तुम लोग अभी नहीं तो पागल हो जाओगे। चलो एक बार इसको प्लीज सुनो, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास एंड होने के बाद बस 10 मिनट देना, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ तुरंत, इसको तुरंत एक बार गो थ्रू कर लेना। यस सर। नहीं समझ में आए तो छोड़ दो। नीट वाले योगिता उतना प्रेशर मत लो अपने पे, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फॉर्मूले बेस आते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना, और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन योगिता सीखना पड़ेगा। नीट में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, वैसे तो नहीं आते हैं यूजुअली, बट या देयर आर चांसेस 30-40% आ भी जाते हैं। ओके, सी यू देन।